एक कमरे के ससुराल में 150 मेहमान। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली की लाडली बेटी है, लेकिन आज जब उसका भाई विक्रम उसके लिए एक बड़े सरकारी अफसर का रिश्ता लेकर आया तो रिया ने शादी करने से साफ मना कर दिया। भैया आप चाहे जो कर लो, मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। रिया मेरी प्यारी बहन, समझने की कोशिश कर, वो बहुत अच्छा लड़का है। भैया आप जाओ मेरे कमरे से बाहर, और मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। जाओ आप यहाँ से। अपने भाई को चिल्लाकर कमरे से बाहर कर देती है। विक्रम कमरे से बाहर आकर परिवार को सारी बातें बताता है। रिया जरा बाहर निकल, ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं तेरे भाई से। तूने उस गाजियाबाद वाले अफसर के इतने अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। तेरा दिमाग ठिकाने पर है कि नहीं? पापा मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं उस गाजियाबाद वाले से शादी नहीं करूंगी। मैं कितनी बार कहूँ आपसे। बेटी तू समझ क्यों नहीं रही? तेरे बड़े भाई विक्रम ने कितनी भाग दौड़ करके हाथ पैर जोड़कर ये रिश्ता ढूंढा है। लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट में है, अपनी कोठी है गाजियाबाद में, लाख रुपए महीना कमाता है। तेरी जिंदगी संवर जाएगी बेटा। माँ आप भी पैसों की भाषा बोलने लगी। मुझे उस गाजियाबाद वाले की कोठी या गाड़ियों से कोई मतलब नहीं है। मुझे वो लड़का पसंद ही नहीं है। रिया बकवास बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। मैं नीति आयोग में अफसर हूँ, दुनिया देखी है मैंने। जो लड़का मैंने तेरे लिए चुना है वो शरीफ है और तेरे हर शौक पूरे कर सकता है। तू उस कॉलेज के नंगे भूखे राहुल के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है? भैया आप अपनी अफसरी और अपनी अकड़ अपने ऑफिस में दिखाया करिए। राहुल नंगा भूखा नहीं है, वो बहुत सीधा और सच्चा इंसान है, और आप सब उसके बारे में ऐसा एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। बंद कर अपनी ये जबान। एक कल के लफंगे के लिए तू अपने बड़े भाई पर चिल्ला रही है। उस राहुल की औकात क्या है? 8,000 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता है, फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमता है। क्या खिलाएगा वो तुझे? प्यार पैसों से नहीं होता पापा। राहुल अभी गरीब है तो क्या हुआ, वो मेहनत कर रहा है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हाय राम, ये लड़की तो हमारी जान लेकर छोड़ेगी। अरे रिया तूने कभी दुख देखा है? इस घर में तेरे पास 4 कमरे हैं, अपना पर्सनल एसी वाला कमरा है, प्राइवेसी है, नौकर है। उस गरीब के घर में तो तू एक वक्त की रोटी के लिए तरसेगी। रिया मेरी प्यारी बहन, इमोशनल होकर फैसले नहीं लिए जाते। प्यार से पेट नहीं भरता। जब घर में राशन नहीं होता और बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होते ना, तो ये प्यार खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाता है। मेरी बात मान, उस लड़के को भूल जा। मैं राहुल को कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप लोगों ने मेरी शादी राहुल से नहीं की तो मैं साफ कह रही हूँ, मैं इस घर से भाग जाऊंगी, जहर खाकर मर जाऊंगी, पर किसी और की नहीं होंगी। अच्छा तो अब तू हमें धमकाएगी, जहर खाएगी तू? ठीक है, फिर सुन ले रिया, अगर तूने उस फकीर राहुल से शादी की तो आज के बाद तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं होगा। हम समझ लेंगे कि हमारी बेटी मर गई। अरे रमेश जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी ही बेटी को कोस रहे हैं। रिया बेटी, पापा के पैर पकड़ ले, मान जा मेरी बच्ची। नहीं माँ, जब पापा ने कह ही दिया है कि उनके लिए उनकी बेटी मर गई है तो अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। राहुल दिल का सच्चा है और मैं उसी के साथ रहूंगी। ठीक है रिया, तुझे अपनी मनमर्जी का शौक है ना, तो जा जी ले अपनी जिंदगी उस फकीर के साथ। पर याद रखना, जब मुसीबत आएगी और तेरा दम घुटेगा ना, तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद मिलेंगे। मुझे कभी आपके इस महल जैसे घर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं राहुल के साथ उसकी एक छोटी सी झोपड़ी में भी खुश रहूंगी। रिया गुस्से में घर छोड़कर राहुल के पास जाती है। राहुल फटे पुराने कपड़े और चप्पल पहने खड़ा था। रिया को देखकर, रिया तू सच में अपना इतना बड़ा घर छोड़कर मेरे पास आ गई? तेरे पापा और भैया बहुत गुस्से में होंगे ना? राहुल तुम उन सब की चिंता मत करो, मैंने अपने दिल की सुनी है। मुझे पता है कि तुम गरीब हो, पर तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है। हम शादी करेंगे ना? हाँ रिया, जरूर करेंगे। पर रिया, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। न अच्छा घर है, न गाड़ी, न पैसे। मेरी तो 8,000 की नौकरी है, उसमें क्या होगा? मुझे किसी महल की जरूरत नहीं है राहुल, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। हाँ, हम सब संभाल लेंगे। इसके बाद रिया और राहुल दोनों मंदिर में जाकर सादगी से शादी कर लेते हैं और राहुल रिया को अपने घर ले आता है। राहुल की माँ रिया का गृह प्रवेश कराती है और रिया अपने एक कमरे के छोटे से ससुराल में आती है और चारों तरफ देखकर, हे भगवान, ये कैसा घर है? यहाँ तो बस एक ही कमरा है, इसी में रसोई है, इसी में सोने की जगह, इसी में सामान, इसमें सास ससुर देवर ननद सब एक साथ रहते हैं। मेरा तो दम घुट रहा है। पर कोई बात नहीं रिया, तूने प्यार चुना है, हिम्मत रख। आओ बहू, अंदर आओ। देखो हमारा घर छोटा जरूर है पर दिल बहुत बड़ा है। अब तुम दोनों की शादी तो मंदिर में हो गई तो हम तो अपना ही लेंगे ना, पर मोहल्ले वाले बातें बना रहे हैं।
हाँ बहू, आसपास के रिश्तेदारों को तो हमने बुलाया ही नहीं। कम से कम एक छोटा रिसेप्शन या दावत तो देनी पड़ेगी ना, वरना बिरादरी में हमारी क्या नाक रह जाएगी। भाभी आप चिंता मत करो, हम सब एक ही कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। आप और भैया पलंग पर सो जाना और हम जमीन पर चटाई बिछा लेंगे। हाँ भाभी, हम तो रोज जमीन पर ही सोते हैं, आपको भी आदत पड़ जाएगी। जी जी माँ जी, जैसा आप लोग कहें। रिया अपने एक कमरे के ससुराल को देखकर घबराई हुई होती है। तभी सास शांति देवी का पुराना कीपैड फोन जोर जोर से बजने लगता है। हाँ माता जी प्रणाम। हाँ मैंने बताया था ना, राहुल ने अपनी पसंद से शादी कर ली है। जी अम्मा जी, राहुल बहू को घर ले आया है। क्या कहा? ऐसे बिना किसी तामझाम के शादी कर ली? शर्म नहीं आई तुम लोगों को? चलो अब शादी कर ही ली है तो बहू की दावत क्या शहर के उस चूहेदान जैसे एक कमरे में करोगी? जी अम्मा जी, सोच रहे थे कि कुछ रिश्तेदारों को बुलाकर यही दावत दे दे। दिमाग फिर गया है तुम्हारा? बहू की दावत तो गांव में होगी, पूरे पुश्तैनी तरीके से सबको गांव लेकर आओ तुम। जी अम्मा जी, जैसा आप कहे, हम 2 दिन में ही गांव के लिए निकलते हैं। शांति देवी फोन काट देती हैं। अब रात को जैसे तैसे बीत गई है, लेकिन असली मुसीबत अगली सुबह होती है। एक कमरे के छोटे से मकान में 6 लोगों का रहना कोई आसान खेल नहीं था। अगली सुबह, हे भगवान, सुबह के 6 बज गए हैं। मुझे वॉशरूम जाना है पर पूरा परिवार इसी कमरे में जमीन पर सोया पड़ा है। मैं पैर कहाँ रखूँ? कपड़ा बदलने की तो जगह ही नहीं है यहाँ। अरे बहू उठ गई? तो जल्दी से जा, बाथरूम में पानी आ गया है। 7 बजे पानी चला जाएगा, फिर पूरे दिन एक बाल्टी पानी के लिए तरसना पड़ेगा। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। भाभी जरा जल्दी करना, आपके बाद मुझे भी कॉलेज जाने के लिए तैयार होना है। और हाँ, दरवाजा थोड़ा जोर से बंद करना, उसकी कुंडी टूटी हुई है। क्या कुंडी टूटी है? फिर मैं अंदर? अरे सोनू, जरा मेरी खैनी की पुड़िया देना बे। और बहू, टॉयलेट से निकलकर जरा मेरे लिए कड़क अदरक वाली चाय चढ़ा देना। भाभी, चाय के साथ मेरे लिए 2 बिस्किट भी निकाल देना। और मेरे स्कूल की शर्ट वहीं खूंटी पर टंगी है, जरा दबा देना। हे भगवान, यहाँ तो कुंडी भी टूटी है, बाहर 5 लोग बैठे हैं और अंदर जाने में भी डर लग रहा है। मेरे मायके में तो अटैच बाथरूम था, जितना देर चाहो शावर लो। यहाँ तो नल जाने का खौफ है। रिया जैसे तैसे वॉशरूम से बाहर आती है और कमरे के एक कोने में रखे छोटे से गैस सिलेंडर के पास खाना बनाने बैठती है। रिया, तू ठीक तो है ना? चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है तेरा। राहुल, मैं कपड़े कहाँ बदलूं? कमरे में तुम्हारे पापा और सोनू बैठे हैं, पर्दा भी तो नहीं लगा है कहीं। वो रिया, तू वो कोने में जो अलमारी है ना, उसके पीछे खड़ी होकर बदल ले। हम लोग तब तक बाहर गली में खड़ी हो जाते हैं। अरे राहुल, तू बाहर क्यों जाएगा रे? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तू। और बहू, अब तो तेरी शादी हो गई है, काहे का शर्माना? ये तो तेरा अपना ही घर है, आदत डाल लो। माँ जी, आदत? एक कमरे में सबके सामने कैसे कपड़े बदलूं? मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या? लो, आते ही नखरे शुरू हो गए। हमारे जमाने में तो 10-10 लोग एक कमरे में रहते थे। बहू, जरा चाय जल्दी लाओ। क्या सच में पापा सही कहते थे? क्या मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी? यहाँ तो सांस लेने की भी जगह नहीं है। शहर के उसे एक कमरे के घुटन भरे माहौल में जैसे तैसे एक दिन गुजर जाता है। अगले दिन पूरा परिवार बोरिया बिस्तर समेटकर ट्रेन में बैठकर गांव के लिए रवाना हुआ। लेकिन गांव जाने वाली लोकल पैसेंजर ट्रेन में डिब्बे खचाखच भरे हुए थे और ट्रेन में भीड़ में लोग एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। राहुल, यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं है, लोग धक्का मार रहे हैं, मेरे दम घुट रहा है। रिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, बस 2 स्टेशन और बचे हैं। गांव पहुंचकर बहुत सुकून मिलेगा, चिंता मत कर। अरे बहू, ट्रेन में तो ऐसा ही होता है। अब तू एसी ट्रेन और बस की आदत छोड़ दे। देख बाहर कितना पानी बरस रहा है, बारिश तेज हो गई है और गांव के रास्ते बंद हो जाएंगे। हाँ भाई, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, हवा भी तेज चल रही है। भगवान करे गांव पहुंचते पहुंचते रास्ता न डूब जाए। सब लोग भीगते हुए कीचड़ से सने रास्तों से होकर गांव के घर के सामने पहुंचते हैं। रिया की नजरें किसी बड़ी हवेली को ढूंढ रही हैं, लेकिन सामने सिर्फ एक छोटी पुरानी सी एक कमरे की कच्ची पक्की कोठरी खड़ी है। हे भगवान, ये क्या है? राहुल, तुमने तो कहा था कि गांव में बड़ा पुश्तैनी घर है, ये एक कमरे की कोठरी किसकी है? रिया, वो असल में हवेली तो पहले हुआ करती थी। अरे बहू, हवेली तो थी, पर दादी के 8 बेटे हैं ना, दादी ने सबके हिस्से कर दिए। सब चाचा ताऊ अपने अपने हिस्से बेचकर अलग अलग हो गए हैं, शहर चले गए। दादी अकेली बची है, तो उनके हिस्से में बस यही एक कमरे की कोठी बची है। तभी कोठरी से राजेश्वरी जी बाहर निकलती हैं। उन्हें देखकर शांति जी और रिया उनके पैर छूती हैं। आ गए सब लोग? ए बहू, मुंह क्यों लटका रखा है तूने? इस एक कमरे की कोठरी को देखकर नाक मत सिकोड़। भले ही रहने को एक कमरा है, पर बाहर 5 बीघे के हरे भरे खेत है मेरे पास। जो बहू मेरी सेवा करेगी उसी के नाम खेत करूंगी। हे भगवान, यहाँ भी वही एक कमरा और छत से तो अभी भी पानी टपक रहा है। मैं किस मुसीबत में फंस गई? भाभी देखिए, बारिश तेज हो गई है, छप्पर से पानी अंदर आ रहा है। सामान कहाँ रखे? अम्मा,
रास्ते में पानी भर गया है, गांव का नाला बहने लगा है, अब तो कोई गांव से बाहर भी नहीं जा सकता। एक कमरा, टपकती छत और चारों तरफ पानी। अब मैं कहाँ जाऊँ? गांव के उस एक कमरे की कोठरी में अभी पूरा परिवार पहुंचा ही था कि आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया। तभी गांव में राजेश्वरी जी के न्योते के बाद आसपास के गांवों से रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। उन्हें देखकर, माँ जी ये क्या हो रहा है? ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? 10-12 लोग समझ आते हैं, पर ये तो 100-150 लोग कौन है? अरे बहू, ये कोई पराये थोड़ी है, ये तो दादी के 8 बेटों का कुनबा है। पोते पोतियां, बहुएं, नाती पोते सब तेरी दावत खाने आए हैं। पर माँ जी, इस एक कमरे के घर में 150 लोग कहाँ रहेंगे? यहाँ पर तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। ए बहू, गांव देहात में ऐसे ही होता है, कोई रिश्तेदार बिना खाए नहीं जाएगा। और सुन, बारिश से ट्रेन बस सब बंद हो गई है, अब ये 150 मेहमान 4-5 दिन यहीं रहेंगे। अरे नहीं बहू, 150 लोगों का खाना बनाना है, भट्टी सुलगा जल्दी। हे भगवान, एक कमरे का ससुराल और 150 मेहमान, ये क्या ही मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। बारिश का पानी छप्पर से टपक रहा था, रास्ते डूब चुके थे। एक कमरे के घर में 150 मेहमानों का ऐसा तांडव मचा कि चारों तरफ चीख पुकार, धक्का मुक्की और अफरा तफरी फैल गई। रिया अकेली भट्टी और बर्तनों के बीच पिस रही थी। हे भगवान, एक कमरे के अंदर और बाहर छप्पर के नीचे 150 लोग ठूसे हुए हैं। बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, बूढ़े खाट पर पड़े हैं, आदमी ताश खेल रहे हैं और औरतें कैसे जमीन पर बैठकर चिल्ला रही हैं। अरे रिया, तुम शांत हो जाओ, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही हो जाएगा? कैसे सही हो जाएगा? देखो तो कोठरी में इस एक छोटे से टॉयलेट के बाहर 30-40 लोगों की लंबी लाइन लगी है। लोग पेट पकड़कर एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और दरवाजा पीट रहे हैं। तुम शांत हो जाओ, तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो। हाँ नहीं दूंगी, लेकिन राहुल 150 लोगों का खाना भट्टी पर, इतने गंदे बर्तन, मैं इंसान हूँ या मशीन? अभी अपनी परेशानियां राहुल को बता ही रही होती है, तभी बाहर से आवाज आती है। ए बहू, चाय में चीनी तेज डालना और हमारे 20 बच्चों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े छान दे जल्दी। अरे पीछे हटो टॉयलेट की लाइन से, पहले मैं जाऊंगी, 1 घंटे से खड़ी हूँ लाइन में। बहू, 10 रोटियां इधर भी भेज, और मेरी धोती पर कीचड़ लग गया है, इसे घिस कर धो देना। भाभी, दादी की गाय, बकरी और मुर्गे चिल्ला रही हैं, उन्हें सानी दे आओ ना और गोबर भी उठा दो। 150 मेहमान, ऊपर से गाय, बकरी और ये कमरा, मेरा दम घुट रहा है माँ जी। बहू, मेहमानों के सामने चिल्लाओ मत, चुपचाप 150 लोगों की सेवा करो, नई बहू को सब सहना पड़ता है। एक कमरे के उस घर में मूसलाधार बारिश और 150 मेहमानों का ऐसा जमावड़ा लगा कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। कमरे के एक कोने से सटे टॉयलेट की बदबू, भट्टी का धुआं और रिश्तेदारों की न खत्म होने वाली फरमाइशों के बीच रिया अकेली पिस रही थी। तभी फिर से चाची की आवाज आती है। ए नहीं बहू, जरा चाय में चीनी तेज डालना, और भट्टी और पकोड़े पर चढ़े की नहीं अभी तक। चाची जी, अभी तो 150 लोगों की रोटियां सेकी हैं, बस 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट क्या होता है बहू, एक कमरे के घर में 150 लोग ठूसे पड़े हैं, सब भूखे मर रहे हैं, जरा हाथ तेजी से चला। अरे अंदर कौन घुसकर बैठ गया है बे? 1 घंटे से 30 लोग लाइन में खड़े हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी बाहर निकलो। अरे टॉयलेट से निकल, सीधे कमरे में बिना चप्पल धोए कौन आ रहा है? पूरी चटाई गंदी कर दी। भाभी, दादी की गाय रंभा रही है और बकरियां चिल्ला रही हैं, उन्हें सानी पानी दे आओ ना जल्दी। भाभी, मेरे लिए भी 2 बिस्किट निकाल देना, और हाँ, मेरी शर्ट पर प्रेस घुमा देना। लो देखो, नई नवेली बहू के नखरे तो देखो, जरा सा काम क्या गया, मुंह भुलाकर बैठ गई है। चाची जी, सुबह 4 बजे से 100 बर्तन मांज चुकी हूँ, अब तो पीठ में दर्द होने लगा है। अरे बहू, नई नवेली बहू है, अभी से काम नहीं करेगी तो आगे चलकर गृहस्थी कैसे सीखेगी? काम सीखेगी तभी तो नाम रोशन करेगी। देख बहू, रिश्तेदार सही कह रहे हैं, चुपचाप जाओ और पोखर से पानी लेकर आ, 150 लोगों के गंदे कपड़े घिसकर धो दे, और कपड़े धोकर आएगी तो सिलबट्टे पर तीखी चटनी भी पीस देना, मिक्सी का स्वाद अच्छा नहीं लगता हमें। अरे चाचा जी, इतने सारे लोगों के लिए आखिर कैसे सिलबट्टे पर चटनी पीस सकूंगी मैं? अरे बहू, हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू को ही सारा काम करना पड़ता है, इतना बड़ा परिवार है हमारा, तुम घर गृहस्थी संभालना कैसे सीखोगी? यही तो शुरुआत है, अगर तुमने पहली रसोई में अच्छे से सब कुछ संभाल लिया तो आगे भी संभाल लोगी, चुपचाप काम करो। दादी की बात सुनकर रिया गुस्से में फिर से काम करना शुरू कर देती है। तभी राहुल वहां आता है। रिया, तू ठीक तो है ना? बहुत पसीना आ रहा है तुझे। राहुल, तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, अब मुझे समझ आ रहा है प्यार से पेट नहीं भरता, बस मैं काम कर लूंगी, तुम जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। रिया का गुस्सा देखकर राहुल वहां से हट जाता है। दिन तो जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही रात हुई तो बारिश और तेज हो गई।
अब सबसे बड़ा सवाल था कि एक कमरे में 150 लोग सोएंगे कैसे। तभी अरे सब लोग एडजस्ट कर लो, 50 लोग कमरे के अंदर जमीन पर सो जाओ, 50 लोग आंगन के छप्पर के नीचे और बाकी खेत की तरफ खाट डाल लो। राहुल, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है, लोग एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? रिया बस आज की रात सहले, बारिश की वजह से कोई वापस नहीं जा सकता। ए बहू, जरा पंखा मेरी तरफ घुमा दे, हवा नहीं आ रही है यहाँ। अरे कौन पैर पर पैर चढ़ा रहा है बे, जरा देख कर सो। एक कमरे में 150 मेहमान, टपकती छत, खर्राटों का शोर और गोबर की बदबू। मेरे पापा सही कहते थे, प्यार से पेट नहीं भरता। मैं इस एक कमरे के ससुराल में घुट घुट कर मर जाऊंगी। एक कमरे के घर की हालत बेहद अजीब हो चुकी थी। रात में सभी जैसे तैसे सो गए और अगले दिन सुबह होते जो सभी ने कोठरी में बने टॉयलेट पर धावा बोल दिया। रिश्तेदार टॉयलेट के बाहर गंदे चप्पल उतार रहे थे और सीधे कमरे के गद्दे पर आकर बैठ रहे थे। पास में ही रिया भट्टी के पास खाना बना रही थी। हे भगवान, ये कैसा इंतजाम है? इसी एक कमरे में सब सो रहे हैं, यही खाना बन रहा है और इसी कमरे के कोने में टॉयलेट है। लोग टॉयलेट से निकलकर सीधे आकर फर्श पर बैठ रहे हैं। मुझे तो उल्टी आ जाएगी इस गंदगी से। अरे हटाओ अपनी ये चप्पल टॉयलेट के आगे से। ए नहीं बहू, ला चाय ला एक कप। चाची जी, मैं सुबह 4 बजे से भट्टी पर 150 लोगों का खाना बना रही हूँ, बर्तन मांज रही हूँ, थोड़ी देर सांस तो लेने दीजिए। लो सुनो इनकी बातें, नई नवेली बहू है तो क्या महारानी बनकर बैठी रहोगी? अरे बहू, अभी से सारा काम नहीं करोगी और हाथ पैर नहीं चलाओगी तो आगे चलकर घर गृहस्थी कैसे संभलेगी और काम कैसे सीखोगी? बिल्कुल सही कह रही हो, हमारे जमाने में तो नई बहुएं घर का सारा काम हंसकर संभालती थी। देख बहू, रिश्तेदार सही कह रहे हैं, नई नवेली बहू को ही काम करके सबका दिल जीतना पड़ता है और काम सीखना पड़ता है। काम नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे कि नाम पर मुझसे 150 लोगों का चपड़ा सीओ जैसा काम करवाया जा रहा है। एक कमरे में टॉयलेट की बदबू और रिश्तेदारों के ताने, मेरी तो मत मारी गई थी कि जो मैंने राहुल से शादी की। दोपहर होते होते अब 150 मेहमानों के लिए नल में पानी भी खत्म हो चुका था और गंदे कपड़ों का पहाड़ खड़ा हो गया था। अब एक कमरे की कोठरी के बाहर हैंडपंप के पास 150 रिश्तेदारों की भारी भीड़ लगी है। गंदे कपड़ों की बड़ी बड़ी गठरियां पड़ी हैं। ए बहू, ये कपड़े देख रही है? 20 बच्चों के भीगे और कीचड़ से सने कपड़े हैं। इन्हें कुएं और हैंडपंप पर ले जाकर साबुन से चकाचक धो दे। चाची जी, इतने सारे कपड़े, हैंडपंप पर तो पानी ही नहीं आ रहा और मेरे हाथों में कल से बर्तन मांज कर छाले पड़े हुए हैं। लो हो गए नखरे शुरू। अरे बहू, जब शादी इस घर में की है तो काम तो करना पड़ेगा ना। जा पोखर से बाल्टी भर भर कर पानी ला। अरे रुको रुको, पहले मुझे नहाने के लिए 4 बाल्टी पानी चाहिए। 150 लोग हैं, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं बाल्टी सिर पर फोड़ दूंगी। हे भगवान, पोखर से पानी भरूं 150 लोगों के लिए, कपड़े पटक पटक कर धोऊं, मैं कहाँ फंस गई? अरे बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहमानों के नहाने के बाद उनके लिए खाना भी चढ़ाना है। दोपहर के 2 बज चुके थे। 150 मेहमानों का पेट भरते भरते घर का राशन, आटा, सब्जी सब खत्म हो चुका था, लेकिन रिश्तेदारों की फरमाइशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। माची, ड्रम में आटा खत्म हो गया है, चावल भी खत्म हो गया, अब मैं 150 लोगों के लिए क्या बनाऊं? अरे आटा खत्म हो गया, सोनू दौड़ कर दुकान से 20 किलो आटा ले आ। अरे बहू, सूखी रोटी मत खिलाना, साथ में रायता और तीखी चटनी भी पीस ले। सिलबट्टे पर पीसना, मिक्सी की चटनी में मजा नहीं आता। और हाँ, हमारे बच्चों के लिए सेवैयां बना दे, बहू की दावत है, कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। सिलबट्टे पर चटनी, 150 लोगों के लिए सेवैयां, आटा खत्म है, लकड़ी भीगी हुई है, भट्टी का धुआं मेरी आंखों में जा रहा है, मैं मर जाऊंगी, पर ये फरमाइशें पूरी नहीं करूंगी। रिया थोड़ा चुप हो जा, सब रिश्तेदार सुन रहे हैं। तू चुप रह राहुल, तूने मुझे इसी एक कमरे के घर में 150 लोगों की नौकरानी बनाने के लिए शादी की थी, मुझे नहीं रहना यहाँ। बारिश और बाढ़ की वजह से गांव के हालात बहुत खराब हो चुके थे। 150 मेहमानों के खाने पीने और काम के साथ साथ रिया पर दादी के जानवरों की जिम्मेदारी भी आ पड़ी थी। हे भगवान, 150 मेहमानों को खाना, बर्तन और कपड़े ही कम थे क्या, जो अब दादी के इन जानवरों की सेवा भी मुझे ही करनी पड़ रही है। अरे बहू, जल्दी हाथ चला, गाय को सानी दे दे, बकरी को चारा डाल और मुर्गियों को दाना दे आ, और हाँ, रसोई में 20 लोगों की चाय और चढ़ा दे। हे भगवान, 150 मेहमान, ऊपर से ये जानवर और ये इनके एक गाय और एक बकरी और ये मुर्गी, मैं इंसान हूँ या क्या हूँ? तभी गांव के रास्ते पर कीचड़ के बीच सरकारी जीपों का काफिला आकर रुकता है। विक्रम वाटरप्रूफ जैकेट पहने साथी अफसरों के साथ गाड़ी से उतरता है। देखिए इंस्पेक्टर, बारिश से गांव की सड़क पूरी तरह बह गई है, हमें तुरंत यहाँ मिट्टी डलवाकर रास्ता साफ करवाना चाहिए, वरना राहत सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। जी सर, हम तुरंत काम शुरू करवाते हैं, गांव में हालात वाकई बहुत खराब हैं।
तभी विक्रम की नजर अचानक रास्ते के किनारे बनी उस एक कमरे की कोठरी के बाहर पड़ती है। वहां रिया भीगी साधारण सी साड़ी में कीचड़ से लथपथ गोबर का तसला उठाकर चल रही है। विक्रम के कदम वहीं थम जाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया? क्या देख रहे हैं आप? ये तो मेरी बहन रिया है। हे भगवान, बेचारी की क्या हालत बना दी है इन लोगों ने। सर, आप ठीक तो है ना? आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? चाहे कुछ भी हो जाए, इसने भले ही परिवार के खिलाफ जाकर बगावत की हो तो क्या हुआ, है तो मेरी बहन ही। बेचारी कितनी परेशान हो रही है इस नर्क में। मुझसे अपनी बहन की यह हालत नहीं देखी जाती। सर, आप किस लड़की को देख रहे हैं? क्या हम कोई मदद करें? नहीं, अभी सामने जाकर कुछ नहीं कहूंगा। सुनो, तुरंत उस एक कमरे वाली कोठरी के पास जाओ और कहो कि अलीगढ़ वाले लोगों के लिए सरकार ने बस का रास्ता साफ करवा दिया है। बस आ गई है। जी सर, मैं अभी जाकर बस का इंतजाम करवाता हूँ। विक्रम ने रिया की मदद करने के लिए एक बस भेजी और सोचा कि अलीगढ़ जाने वाली बस में बैठकर रिया इस गांव से बाहर निकल जाएगी। पर उसे क्या पता था कि 150 मेहमानों का कुनबा क्या खेल खेलने वाला है। थोड़ी देर बाद जूनियर सरकारी अफसर कोठरी के बाहर लाउड स्पीकर पर घोषणा करता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, सरकार की तरफ से अलीगढ़ और शहर की तरफ जाने वाली यात्रियों के लिए स्पेशल राहत बस की सुविधा हो गई है। बस खुल गई है, जिसे जाना है तुरंत निकल जाए। ये सुनते ही कोठरी के अंदर और बाहर बैठे रिश्तेदारों में भगदड़ मच जाती है। भागो रे भागो, बस आ गई। बस छूट जाएगी तो यहीं पड़े पड़े रह जाएंगे। अरे मेरा बैग उठाओ, पीछे हटो सब, पहले मैं और मेरे बच्चे चढ़ेंगे। अरे मुझे जाने दो, खिड़की वाली सीट मेरी है। 150 रिश्तेदारों की भीड़ धक्का मुक्की करके बस में सवार हो जाती है। रिया बेचारी रसोई के धुएं में गोबर से सने हाथ लिए खड़ी रह जाती है और बस रवाना हो जाती है। चलो, भगवान का शुक्र है, मेरी तरकीब काम कर गई। मेरी बहन रिया उस बस में बैठकर अपने घर चली गई। कम से कम उसे इस गोबर, बर्तनों और गांव की मेहनत मशक्कत से तो छुटकारा मिला। विक्रम खुश होकर रास्ते में चल रहे रोड वर्क का मुआयना करने आगे बढ़ जाता है। तभी उसकी नजर कोठरी पर पड़ती है। रिया सिर पर गोबर का तसला उठाए भीगती हुई फिर से आ रही है। क्या ये रिया फिर से वही गोबर का तसला उठाकर चल रही है? अरे भाई, मैंने तो तुमसे बोला था ना। सर, हमने तो जाकर बोला था, लेकिन वो बस तो पूरी भर गई। रिश्तेदारों की इतनी भीड़ थी कि सब धक्का मार मार कर चढ़ गए। हे भगवान, ये 150 मेहमान हैं इनके घर में। वो सब स्वार्थी रिश्तेदार बस में चढ़कर चले गए और मेरी बहन को यहीं छोड़ गए। अब बस बहुत हुआ। 150 मेहमानों को काम, जानवरों की सेवा, टपकती छत, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। नई बहू समझकर सबने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं मर जाऊंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। रिया गुस्से, चिड़चिड़ाहट और भयंकर फ्रस्ट्रेशन में रोते हुए घर छोड़कर गांव के पुराने शिव मंदिर की तरफ भाग जाती है। इधर कोठरी में रिया के गायब होने पर हड़कंप मच जाता है। तभी रोड वर्क का मुआयना करते हुए विक्रम कोठरी के पास से गुजरा और हल्ला गुल्ला मचाते हुए देखकर, अरे क्या हो गया? तुम लोग यहाँ इस तरह भाग क्यों रहे हो इतना? वो हमारी नई बहू है, वो मिल नहीं रही है। शायद काम के बोझ से परेशान होकर घर छोड़कर कहीं चली गई। क्या बोला? बहू गायब है? क्या नाम है उसका? रिया। रिया नाम है बहू का। आप लोगों को जरा भी शर्म हया आती है कि नहीं? इतने अच्छे घर की लड़की है हमारी बहन और आप लोगों ने उसे यहाँ लाकर पटक दिया। 150 लोगों का काम और जानवरों का गोबर उठा रहे हो उससे। अगर उसे जरा सी भी खरोच आई तो तुम सबको जेल में ठूस दूंगा। अरे अफसर साहब, बख्श दो, हमें नहीं पता था कि हमारी बहू इतने बड़े अफसर की बहन है। हम अभी ढूंढ कर लाते हैं। विक्रम गुस्से में गरज कर चला जाता है। जैसे ही सबको पता चलता है रिया विक्रम की बहन है, ससुराल वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी राहुल दौड़ता हुआ गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंचता है, जहां रिया सीढ़ियों पर घुटनों में सिर दिए रो रही है। रिया, तुम यहाँ बैठी हो? भगवान का शुक्र है तुम सही सलामत हो। तभी पीछे पीछे हाँफते हुए सास शांति देवी, ताऊ जी, चाचियां और बाकी रिश्तेदार भी मंदिर पहुंच जाते हैं। अरे मेरी रानी बहू, तू यहाँ बैठी है? चल घर मेरी प्यारी बच्ची, तुझे अब एक कटोरी भी नहीं उठानी पड़ेगी। अरे बहू, तू तो थक गई होगी ना। चल मैं तेरे सिर में तेल से चंपी कर देती हूँ। चाय पिएगी या गरम गरम दूध लाऊं? अरे हटो हटो, बहू का हवा आने दो। बहू तू बस हुक्म कर, ये सारे रिश्तेदार तेरी चाकरी करेंगे। तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अचानक ये सब क्या हो गया? ये लोग मुझे हाथों हाथों पर क्यों रख रहे हैं? कोई मुझे एक तिनका भी क्यों नहीं उठाने दे रहा? अचानक ये सब इतना प्यार क्यों जता रहे हैं? दरअसल किसी ने भी रिया को नहीं बताया कि उसके भाई ने ही उन्हें धमकाया है। अब ससुराल वाले रिया को सिर आंखों पर बिठाकर घर ले आए। कोई उससे काम नहीं करने दे रहा। रिया हैरान थी कि अचानक सब इतने मेहरबान कैसे हो गए। तभी उसके कान में चाचियों को आपस में बात करते सुन लिया और सारा सच उसके सामने आ गया। भैया अच्छा हुआ, वैसे तो हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमने उस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन उसका भाई अच्छा हुआ हमें टाइम रहते पता चल गया, वरना पता चलता कि हम सबको जेल में ही डाल देता।
हाँ बहन, सुना है बड़ा सरकारी अफसर है। अगर जरा सी भी शिकायत हो जाती तो पुलिस हम सबको घसीट कर ले जाती। रिया ये सच सुन लेती है और सीधे राहुल के पास जाती है। राहुल सच सच बताओ, क्या बात हुई? सब लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? रिया, असल में तुम्हारे भाई साहब आए थे, वो बहुत बड़े सरकारी अफसर है ना, उन्होंने सब पर बहुत गुस्सा किया और धमकाया था। भैया आए थे, उन्होंने सामने आए बिना चुपचाप मेरी मदद की। रिया तुरंत गांव में बने सरकारी डिपार्टमेंट के कैंप की तरफ भागती है, जहां उसका भाई विक्रम अफसरों के साथ खड़ा है। भैया! रिया दौड़कर विक्रम के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। विक्रम भी अपनी बहन को गले लगाकर भावुक हो जाता है। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया था, पर आपने फिर भी मेरी मदद की। पगली, तू बगावत भी कर ले तो है तो मेरी बहन ही ना, मैं तुझे मुसीबत में कैसे देख सकता था। विक्रम तुरंत अपनी अफसरी का इस्तेमाल करके बस और गाड़ियों का इंतजाम करवाता है और गांव में फंसे 150 मेहमानों को उनके घर भिजवाता है और रिया फाइनली अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन 1 महीने बाद, 1 महीना बीत चुका है, सभी 150 मेहमान अपने अपने घर लौट चुके हैं। राहुल और रिया अब अपने शहर वाले उसी एक कमरे के घर में खुशी खुशी रह रहे हैं। एक दिन, माँ जी, आज ये एक कमरे का घर कितना खाली खाली और सूना लग रहा है ना? हाँ बहू, जब वो 150 मेहमान थे भले ही आफत थी, पर चहल पहल बहुत थी ना। आखिर अपना ही परिवार तो है, सब चाचा ताऊ के बच्चे ही तो हैं। हाँ माँ जी, रौनक तो बहुत थी। माँ जी, क्यों ना हम कभी कभी अपने सारे मेहमानों को अपने एक कमरे की ससुराल में बुला लिया करें? अरे वाह, तो ठीक है बहू, अब से हम महीने में एक बार अपने सारे मेहमानों को, अपने पूरे परिवार को बुलाया करेंगे। लेकिन इस बार तू अकेली काम नहीं करेगी, हम सब मिलकर काम करेंगे। हाँ रिया, और मैं भी रसोई में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिर तो मुझे हर महीने 150 मेहमानों की पार्टी मंजूर है माँ जी। रिया की बात सुनकर शांति जी तुरंत सभी मेहमानों को फोन करके रविवार को घर बुलाती हैं। रविवार को सारे मेहमान घर आते हैं। रिया सभी के लिए उनके पसंद का खाना बनाती है और खुशी खुशी खिला रही होती है। तभी रिया की मम्मी पापा और उसका भाई भी वहां आता है। उन्हें देखकर, मम्मी पापा भैया, आप लोग यहाँ पर? हाँ बहन, अब तेरे ससुराल वालों ने बुलाया था तो कैसे नहीं आते, लेकिन हमें खुशी है कि तू अपने ससुराल में खुश है। हाँ बेटा, हमें तो पता ही नहीं था कि एक कमरे के ससुराल में मेरी बेटी 150 मेहमानों को इतने प्यार से संभाल लेगी। हाँ मेरी बच्ची, खुश रह। रिया को फिर से अपना पूरा परिवार मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर पर इस तरह 150 मेहमान आ जाएं तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप रिया की जगह होते तो क्या करते, ये भी बताकर जाइएगा।